स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और लास्ट वाले वीडियो की अगर बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला देखी थी। 30 क्वेश्चन हमने उसमें स्टडी किए थे। इसी तरह की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बेस को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न जो नंबर 1 से स्टार्ट है। ऊष्मा इंजन क्या है? प्रश्न 1 आपके सामने है कि ऊष्मा इंजन क्या होता है, नहीं हीट इंजन क्या है। तो हीट इंजन वह युक्ति या वह डिवाइस है जो आपकी हीट को यानी ऊष्मा को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी या वर्क में। ठीक है, यांत्रिक कार्य में बदल देती है ऊष्मा को। यांत्रिक कार्य में बदलने वाली युक्ति या डिवाइस को आप कहते हैं ऊष्मा इंजन या हीट इंजन। कितने भाग होते हैं इसके? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी की तरफ इंडिकेट करता हुआ कि ऊष्मा इंजन के कितने भाग हैं। तो ऊष्मा इंजन के होते हैं 3 भाग। ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं देखिए। पहला ऊष्मा स्रोत यानी सोर्स, सेकंड है कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस, और थर्ड वन है इसका सिंक। ओके, तो T1 अगर बात की जाए ऊष्मा स्रोत का ताप हुआ, वर्किंग सब्सटेंस जो कार्य करेगा W, ठीक, और इसकी तरह से सिंक जो हुआ होगा आपका उसका टेम्परेचर होगा T2। और यहाँ पर ये कंडीशन मोस्टली रहती है कि T1 का जो टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 के बराबर होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। ऊष्मा इंजन में स्रोत व सिंक के ताप दे रखे हैं आपको T1 T2, और स्रोत से ली गई ऊष्मा है Q1, सिंक को दी गई ऊष्मा है Q2। इन राशियों में क्या संबंध होता है? तो संबंध आपके सामने है कि Q1 अपॉन Q2 दिस विल बी इक्वल होता है T1 अपॉन T2 के। इस रिलेशन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये रिलेशन काफ़ी एफिशिएंसी निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एफिशिएंसी यानी दक्षता के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पर T2 अपॉन T1 लिखते हैं भाई। ओके, तो T2 अपॉन T1 दिस विल बी इक्वल्स टू, इसी तरह से वहाँ पर हो जाएगा। दोनों ही टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है तो दोनों ही प्रकार हम लोग आपके सामने दिखा देते हैं। तो T1 अपॉन T2 बराबर Q2 अपॉन Q1। और यहाँ पर अगर 1 माइनस किया जाए दोनों तरफ से तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, और वहाँ हो जाएगा इक्वल करके 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो स्टेप हैं ये आपको बताते हैं कि उस इंजन की दक्षता कितनी है। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि स्रोत व सिंक के ताप आपके सामने क्रमशः T1 और T2 दे रखे हों तो उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी दक्षता कितनी होगी? तो ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी होगी? तो जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ईटा इक्वल्स टू, ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप ईटा कहते हैं, और ईटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। और अगर Q2 और Q1 के केस में अगर दे रखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, और मोस्टली ये जो दिया जाता है ये सीधा सीधा आपका परसेंटेज में रहता है, इतना परसेंटेज। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्नो इंजन क्या है? कार्नो इंजन एक आइडियल इंजन है भाई। ठीक है, और कैसा है? रिवर्सेबल है, आगे पीछे दोनों ही दिशाओं में वो कार्य कर सकता है। उत्क्रमणीय इंजन है, दोनों ही तरफ इसका काम किया जा सकता है। यह दक्षता जिसकी दक्षता केवल स्रोत और सिंक के तापों पर निर्भर करती है, उनके ऊपर डिपेंड करती है, और इन्हीं तापों के लिए इसकी दक्षता किसी भी वास्तविक इंजन की दक्षता से अधिक होती है, तभी इसका नाम आइडियल है भाई। आइडियल का मतलब सबसे अच्छा है, लेकिन है कैसा? एक काल्पनिक है। ठीक है, अभी तक इस तरह का इंजन नहीं है जिसकी दक्षता अत्यधिक हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ का नाम बताइए। तो उसमें कौन सा वर्किंग सब्सटेंस प्रयोग किया जाता है? तो वर्किंग सब्सटेंस के लिए इसमें यूज़ की जाती है आपकी आइडियल गैस, आदर्श गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या व्यवहार में इस प्रकार का इंजन संभव है? प्रश्न 7 आपको इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि क्या कार्नो इंजन व्यवहार में यानी अपने दैनिक जीवन में क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कल्पना जैसे बताई गई थी, ठीक है, तो ये कल्पना है आपकी, तो ऐसा इंजन संभव नहीं है। क्या कार्नो इंजन की दक्षित क्षमता आपकी 100% हो सकती है? 100% होने का मतलब ये है कि इस तरह का इंजन पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती, नहीं। अगर हो भी सकती हो तो उसकी दक्षता के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको इंडिकेट कर रहा है कि कार्नो इंजन की दक्षता कब 1 के बराबर होगी, जब सिंक का जो टेम्परेचर है 0 के पे है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए, 0 के का मतलब हुआ कि उसका केल्विन में उसका टेम्परेचर दे रखा। अगर केल्विन से हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो इसमें से -273 करना पड़ेगा, और -273 का मतलब हुआ कि इतना टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए। क्या व्यवहार में इसका इतना टेम्परेचर संभव है? ठीक है, तो यही चीज़ सबसे बड़ी जो है वो नेगेटिव है आपके लिए। माइनस में जो माइनस का 273 डिग्री आया है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप इस तरह का इंजन बना पाएँ। क्यों? क्योंकि हीट का या थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ जो है वो इसको इंडिकेट करता है कि ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है।
प्रश्न 10 पर आते हैं। कार्नो इंजन की अव्यवहारिकता क्या है? अव्यवहारिकता दो पॉसिबिलिटी उसकी दो हैं। नंबर 1 है आदर्श गैस प्राप्त करना संभव नहीं है, आइडियल गैस प्राप्त नहीं की जा सकती। और दूसरा है घर्षण शून्य होना संभव नहीं है, फ्रिक्शन नहीं शून्य नहीं होगा। ठीक है, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए फ्रिक्शन कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। प्रश्न 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्क्रमणीय प्रक्रम के दो उदाहरण पूछ रहा है। कौन कौन से दो उदाहरण संभव हैं? तो जल से बर्फ का बनना और विद्युत अपघटन। ठीक है, तो उत्क्रमणीय में क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो दोनों तरफ हो सके, दोनों तरफ पॉसिबल हो सके तो जल से बर्फ बन सकती है और वापस बर्फ से जल भी बन सकता है। विद्युत अपघटन भी आपकी उत्क्रमणीय प्रक्रम का ही उदाहरण है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस का। प्रश्न 12 कह रहा है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के दो उदाहरण दीजिए। तो अनुत्क्रमणीय यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस के दो उदाहरण आपके सामने हैं। लोहे में जंग का लगना, वापस लोहे, किसी भी लोहे में जंग लग सकती है, लेकिन क्या लोहे से वापस जंग से वापस लोहा बनाया जा सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी इसमें नहीं हो पाएगी। यानी ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो प्रक्रम है वो केवल एक ही दिशा में संभव है, इसलिए ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में रखा गया। पानी में चीनी का घुलना, वापस चीनी पानी में चीनी को आप घोल सकते हो, लेकिन चीनी अगर आप वेपराइज भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बूरा मिलेगा। ठीक है, चीनी जो क्रिस्टल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो चीनी से आप फिर नहीं कह पाएंगे। ओके, तो पानी में चीनी का घुलना और लोहे में जंग का लगना दोनों ही अनुत्क्रमणीय प्रकरण के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्क्रमण प्रक्रम संभव होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? तो शर्तों को आप फिजिकल भाषा में यानी भौतिक विज्ञान की भाषा में पढ़ लीजिए कि अवमंदित बल नहीं होने चाहिए। ठीक है, डैम्ड फोर्स वहाँ पर नहीं होना चाहिए। सेकंड, निकाय का दाब, उसका ताप परिवेश के दाब और ताप के बराबर होना चाहिए। ये शर्तें जो भी दोनों दे रखी हैं ये व्यवहारिक नहीं है भाई। ओके, प्रैक्टिकल में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपकी संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम उत्क्रमणीय होंगे, कौन से अनुत्क्रमणीय होंगे? तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना, ये आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। विद्युत अपघटन होना आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम। तार में धारा बहाकर ऊष्मा का उत्पन्न होना अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अच्छा, इसमें ये जो थर्ड पॉइंट है इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर लें कि तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो तार है वो गर्म हो जाता है, उस तार की गर्माहट से आप वापस विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस में यानी अनुत्क्रमणीय में रखा जाता है। एक स्टूडेंट ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने उसको यही रिस्पॉन्स दिया था। अगर आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी बात चल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर मुझे उसके बारे में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेट करूँगा, आपके इंतज़ार करेंगे आपके रिव्यू का, आपके विचारों का। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन उसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में रखने पर ऊष्मा का प्रवाह। ओके, तो अलग अलग टेम्परेचर पर दो वस्तुएं रखी हुई हैं तो ऊष्मा जाहिर सी बात है कि उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु को प्रवाहित होती है। तो ये प्रक्रिया भी आपकी अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि यदि स्रोत यानी सोर्स और सिंक का ताप दे रखा T1 और T2 तो प्रशीतक का कार्य गुणांक कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रशीतक, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रशीतक क्या होता है? इसका उल्टा है, रेफ्रिजरेटर ही प्रशीतक है, फ्रिज ही प्रशीतक है। ठीक है ना, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर सिंक और स्रोत दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इंजन का जस्ट उल्टा जो है वो आपका प्रशीतक है, जहाँ तक मेरा मानना है। और इसमें जो कार्यकारी इसका जो फैक्टर दे रखा है, वर्किंग फैक्टर जो है वो बीटा है, और बीटा का जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो आएगा आपका T2/T1 माइनस T2। वहीं अगर तुलना करें आप इंजन के ऊष्मा इंजन की एफिशिएंसी से, ऊष्मा इंजन की दक्षता से, तो वहाँ माइनस क्या होता है? 1 - T2/T1 होता है। T1 1 - T2/T1। अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा T1 और इधर आ जाएगा T1 माइनस T2। तो ज़रा दोनों में अंतर देख लीजिए। यहाँ पर हो रहा है बीटा में T2/T1 माइनस T2, और यहाँ पर ईटा की जब हम बात करते हैं तो T1 माइनस T2/T1। तो दोनों को कंपेयर करते हुए, उनकी तुलना करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि बीटा यानी कार्य गुणांक प्रशीतक रेफ्रिजरेटर का जो वर्किंग फैक्टर है वो इक्वल्स टू होता है बीटा इक्वल्स टू T2/T1 माइनस T2। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का केल्विन प्लांक का कथन क्या है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के लिए केल्विन प्लांक ने क्या कथन दिया है? तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, ऊष्मा के एकमात्र स्रोत से अविराम कार्य प्राप्त करते रहना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ, तृतीय नियम क्या है?
तो ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ, किसी भी निकाय का किसी भी प्रक्रिया के द्वारा ताप परम शून्य ताप नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि -273 व 15 डिग्री सेल्सियस अगर कहें तो ये टेम्परेचर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, अभी तक संभव नहीं है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किसने बताया? ओके तो थर्ड वाला जो लॉ है, ये नियम दिया था सन 1912 में नर्स्ट ने बताया था, NERST। इन्होंने बताया था कि परम शून्य ताप से नीचे ताप नहीं दिया जा सकता, यानी ये आपका मिनिमम टेम्परेचर -273 इतना प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है, अव्यवहारिक है, संभव नहीं है। अब ये वाला पार्ट हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में हम लोग जल्दी से इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को देखेंगे और हीट का लगभग हमारे पूरा सेक्शन जितना हम लोगों के सिलेबस में वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसके ऊपर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर बहुत ही जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।